अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट और आपके पास आसान टॉपिक है। वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। यार, जिंक हमारे पास एक मेटल है। एक बात याद रख लीजिएगा, जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे वो कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह जिंक भी आपके पास क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। जिंक भी हमारे पास क्या एक मेटल है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि यार जिंक जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो कितना करेगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी किसी मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जाए या अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको एक डिवाइस चाहिए, दैट इज गैल्वेनिक सेल चाहिए। क्या चाहिए? गैल्वेनिक सेल चाहिए आपको। अब गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां आप जाके देख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यार, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं। एक फर्स्ट हाफ सेल और एक आपके पास क्या होगा, सेकंड हाफ सेल। एक फर्स्ट हाफ सेल है और एक आपके पास क्या है, सेकंड हाफ सेल। हम यहाँ पे ये दोनों हाफ सेल बनाएंगे पर अपनी मर्जी से बनाएंगे। आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सेल आपका किस इलेक्ट्रोड का होना चाहिए और कौन सा सेल आपका किस इलेक्ट्रोड, यानी फर्स्ट सेल आप फर्स्ट हाफ सेल किस इलेक्ट्रोड से बनाना है आपने और सेकंड हाफ सेल आपने किस इलेक्ट्रोड से बनाना है। यहाँ मैं जिंक की पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, तो जो मेरा पहला इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो जिंक का होना चाहिए। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपने जिंक इलेक्ट्रोड यूज करना है। क्या यूज करना है? जिंक इलेक्ट्रोड। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड आपका होना चाहिए वो बेसिकली शी है, और शी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। शी क्या है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है। उसी वजह से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और शी बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगेन पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी मेटल की अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले एक गैल्वेनिक सेल बनाने की जरूरत है। और आप सब जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं। मैं यहाँ पे जिंक की पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरा पहला हाफ सेल किसका होना चाहिए? जिंक इलेक्ट्रोड का होना चाहिए। एंड सेकंड हाफ सेल आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होना चाहिए। अब बात हमारे पास ये थी कि यार ये जो फर्स्ट हाफ सेल है इसको बनाया कैसे जाएगा, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास है, आप जिंक इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रोड बेसिकली आपके पास है फर्स्ट हाफ सेल है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और उसी तरह अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रोड की बात करना तो शी है, और दोनों एक साथ में यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ। आपने सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए आपने पहले दो ग्लास बीकर्स लेने हैं। ये सपोज करें हमारे पास ये फर्स्ट ग्लास बीकर है और ये मैं जिंक बनाना चाह रहा हूँ, यानी जिंक इलेक्ट्रोड इसी के अंदर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। एंड सेकंड इलेक्ट्रोड आपके पास, सेकंड इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपने अगेन आपके पास एक बीकर होना चाहिए, वो भी ग्लास बीकर है। जो जिंक इलेक्ट्रोड है, मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड करना तो उस मेटल को आपने क्या करना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करना। यानी यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? जिंक सल्फेट होना चाहिए। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम यहाँ पे जिंक सल्फेट क्यों लेते हैं, और वो भी आपके पास एक्वस फॉर्म में। अगर आप एक्वस लिखना चाहें लिखें, और या तो आप जिंक सल्फेट लिखें। जिंक सल्फेट बेसिकली हमारे पास जिंक मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ जो हम डिप करेंगे वो आपके पास एक जिंक स्ट्रिप होना चाहिए, जिंक का एक छोटा सा पीस होना चाहिए, एक मेटल पीस, या आप इसके जगह में आप लिख सकते हैं जिंक रॉड भी आप लिख सकते हैं, जिंक रॉड। और उसके बाद आपने इसको इमर्स करना किसमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। पर एक बात अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब ये है कि यहाँ जो आप जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 m होना चाहिए। उसके बाद इसके जो टेम्परेचर आपके पास है वो 25 डिग्री C होना चाहिए, या इसके जगह में आप लिख सकते हैं 298 के। दोनों में से कोई भी आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। ये डिग्री सी में है, डिग्री सेल्सियस में है, और वो केल्विन में आपके पास है, उसी वजह से वो आपने 298 के लिखा है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेशर जो आपका 1 atm से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 atm से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रोड थोड़े बनाने की कोशिश की है। नाउ दी अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रोड की बात करना चाहूँ तो जो कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ जो आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, या तो आप HCl की यूज करें, या आपके पास क्या होगा H2SO4 में यहाँ पे HCl यूज करना चाह रहा हूँ, और इसकी भी कंडीशन स्टैंडर्ड है। तो वहां पे 1 m इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, और टेम्परेचर आपके पास है 25 डिग्री C है, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। इससे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो हम यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा वो प्लेटिनियम का होना चाहिए। यानी एक छोटा सा पीस आपने लेना है, जिसको आपने पानी के अंदर आपके पास इमर्स करना है। इमर्स करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ आप एक बेसिकली प्लेटिनियम वायर भी आपने यूज करना, कनेक्ट करना है दूसरे एंड। जो आपने इमर्स किया उसके एंड पे नहीं, वो उसके बिल्कुल अल्टरनेट एंड पे आपने क्या करना है, एक बेसिकली प्लेटिनियम वायर को कनेक्ट करना है। ये जो प्लेटिनियम वायर जो आपने इसके अंदर इमर्स किया है, तो इसके ऊपर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल आपने ऐड करना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ ये बेसिकली आपके पास क्या प्लेटिनियम ब्लैक है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पीटी ब्लैक, पीटी बेसिकली प्लेटिनियम है, और ये आपके पास है ब्लैक फॉइल आपने यूज किया है, तो ब्लैक फॉइल आपने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद जो रेड पार्ट आपके पास है प्लेटिनियम का एक छोटा सा पीस है, तो आपने यहाँ पे रेड पार्ट को क्या कैसे डिफाइन किया? खाली पीटी लिखा है। उसके बाद ये आपको पता है कि ये साइन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे हमें एक ग्लास जैकेट यूज करते हैं, और वो ग्लास जैकेट आप कुछ इस तरह से बना देंगे। ये ग्लास जैकेट है, और इस ग्लास जैकेट के एक राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक इनलेट भी होता है, जिससे आपका प्योर हाइड्रोजन यहाँ से इन होता है। तो राइट साइड से आपके पास यहाँ से क्या आएगा? ड्राई हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, या प्योर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का यहाँ से जो इन होगा, उसके ऊपर प्रेशर आपके पास है 1 atm से ऊपर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड है 1 atm ही होना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ आपने दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए हैं, और अगेन हम आपने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंप्लीट करना है, और इन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट भी करना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आपने यहाँ पे एक यू शेप, बेसिकली हम ग्लास ट्यूब लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, यू शेप ग्लास ट्यूब है। तो ये बेसिकली यू शेप होता है, और इसको आप यू शेप भी कह सकते हैं, या आप एक ग्लास ट्यूब भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो चीजें आपने डालना है। एक बेसिकली आपके पास जेल होना चाहिए, और सेकंड वन आपके पास एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, या तो सोडियम क्लोराइड का होना चाहिए, या तो आपके पास एक KCl का होना चाहिए। और इस ग्लास ट्यूब को स्पेशली एक नाम दिया जाता, दैट इज आपके पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि यार कंडक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करे, पर ये दोनों सॉल्यूशन के आयंस को बैलेंस रखता है। यानी कहा जाता कि यार दोनों आपके पास इलेक्ट्रोड जो है न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रलिटी शो करता है, क्योंकि यहां से आयंस वहां लेके नहीं जाएगा, और यहां से आयंस वहां नहीं लेके जाएगा। ये अपने ही आयंस को यूज करते हुए आपके पास कंडक्शन क्या करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अभी भी सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनसे कुछ वायर्स एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। यानी आपने यहाँ इस इलेक्ट्रोड से भी एक वायर निकालना है, और जिसको ले जाके आप एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेशली वोल्ट मीटर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हैं। जब आपने कनेक्ट किया तो कुछ देर बाद आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस नजर आ गए। जो वोल्टेजेस आपके पास थे वो कितने थे? 0.6 वोल्ट थे। कितने थे? 0.76 वोल्ट, सॉरी 0.76 वोल्ट। अब ये 0.76 वोल्ट कैसे प्रोड्यूस हो गए, इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि यहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से आपके पास ये 0.76 वोल्ट मीटर मुझे इंडिकेट करके बता रहा है। तो अब उन केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं आके दोबारा आपको ऑब्जर्वेशन बता दूंगा। नाउ अब मैं केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर बात हम यहाँ पे करना चाहें तो बेसिकली आपने दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, एक आपके पास क्या है जिंक है और सेकंड वन आपके पास क्या हाइड्रोजन है। आपने जिंक लिखा, अभी मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा। इन दोनों में से किसी एक ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है, अब वो मुझे नहीं पता कि किसने प्रोड्यूस किया है। उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत है और पिछली वीडियो के अंदर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं वो मैं बता चुका था, अब दोबारा से बता रहा हूं। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आपने एक निमोनिक्स बनाना, वो कुछ इस तरह से कि यार प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट जहरा, सॉरी जहरा, आई लाइक हर कार्स सिल्वर गेट। प्लीज का मतलब पोटेशियम है, यहाँ पे के है। एस मतलब स्टॉप का एस जो है वो सोडियम को डिफाइन कर रहा है। कॉलिंग का सी है बेसिकली कैल्शियम है, एम मैग्नीशियम है और उसी तरह ए आपके पास एल्युमिनियम है और यहाँ क्यूट बेसिकली आपके पास कार्बन है। उसके बाद जहरा आपके पास जिंक है, आई आयरन है और अगेन आपके पास लाइक क्या है हाइड्रोजन है, सो लाइक लेड है, सॉरी लेड है और उसी तरह आपके पास हर जो है बेसिकली हाइड्रोजन है और कार्स बेसिकली हमारे पास एक कॉपर है और उसी तरह सिल्वर बेसिकली आपके पास है एजी है और अगेन गेट बेसिकली आपके पास है गोल्ड है जिसकी जगह में आपने एयू लिखा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दो जो अपने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन है और एक आपने क्या है जिंक लिया हुआ है। इस सीरीज में आप हाइड्रोजन को भी अंडरलाइन करें और जिंक को भी अंडरलाइन करें। उसके बाद आपने ये देखना कि इन दोनों में से कौन सा आपका एलिमेंट ऊपर है। इस सीरीज में जो ऊपर है वो हमारे पास क्या है जिंक है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा जिंक करेगा। यानी बात याद रख लीजिएगा, सीरीज में जो ऊपर मेटल होगा वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरेगा। ऑक्सीडेशन बेसिकली हमारे पास क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक हमारे पास ऊपर है तो ये जिंक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और Zn+2 के आयन और ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अब बात हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार जैसे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोसेस आपके पास क्या है ऑक्सीडेशन है। प्रोसेस कौन सा है ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में एक और शॉर्टकट बता चुका था कि AOCR यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है तो ये बेसिकली आपके पास क्या है एनोड है, तो आपने इसके ऊपर क्या लिखा एनोड लिखा। बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो जिंक है ये जो बेसिकली आपने जो मेटल स्ट्रिप लिया था वहां पे वो कुछ इस तरह से आपने लिया था या मेटल रॉड जो आपने लिया था वो इजीली आपके पास क्या करता है अपने जिंक डिकम्पोज होना शुरू करेगा, टूटना शुरू करेगा और टूटने के बाद ये क्या करेगा Zn+2 के आयंस यानी एक्वस सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड के रास्ते से आपके पास से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अब मैं सर्किट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे होता है। ये देखिए ये जिंक आपके पास है आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा और टूटने के बाद Zn+2 के आयंस आपके पास है एक्वस सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सॉल्यूशन में इंटर नहीं होंगे और वो बाहर से एक्सटर्नली आपके पास यहाँ इस पीस मेटल पीस के जरिए से या जिंक पीस के जरिए से बाहर आने की कोशिश करेंगे और वो इस वायर से गुजरते हुए किसकी तरफ जाएंगे बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करेंगे। एक बात अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। पर इस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एक बात अगेन बताना चाह रहा हूं, इस टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड। एनोड क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसकी वजह से आप इसे एनोड कहते हैं और एक्चुअली इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा नेगेटिव होगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आपके
ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। लेट्स सपोज इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपके पास एक KCl है, तो KCl के दो आयंस होंगे, एक तो K प्लस होगा और एक आपके पास क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा। जैसे देखिए जिंक टूट रहा है और जिंक के आपके पास है यहाँ पे Zn+2 के आयन सोल्यूशन के अंदर बढ़ रहे हैं। पहले से भी आपके पास दो आयंस थे, एक Zn+2 के आयंस थे और एक साथ में आपके पास क्या था, SO4-2 के, क्योंकि आपने जिंक सल्फेट यूज किया एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये एक्स्ट्रा जिंक है, इसको बैलेंस करने के लिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl नेगेटिव के जितने भी आयंस है वो इस रास्ते से इस इलेक्ट्रोलाइट में इन होने की कोशिश करें, और जैसे इस रास्ते में यहाँ पे इन होंगे तो ये जिंक के साथ यानी Zn+2 के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होगी Cl-, तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज ZnCl2। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब बात हमारे पास ये आती है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पे। यार मुझे नजर क्या आएगा आफ्टर 10 से 15 मिनट के बाद या आपके पास 1 घंटे के बाद, क्या इलेक्ट्रोड निकालूंगा तो क्या जिंक पूरा सेम साइज का मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिंक की साइज हमेशा क्या होगी, रिड्यूस होगी, उसके साइज कम होगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो जो टूटने के बाद जो आयंस बना रहा है वो कहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे हैं, और वो मेटल खुद टूटता जाएगा और वो Zn+2 के आयंस बनाता जाएगा और वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे। और इन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को बैलेंस करने के लिए आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो नेगेटिव आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर होगा और इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी और वहां पे क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। ये एक आपके पास है, मैंने हाफ रिएक्शन आपको बता दिया था। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास है, देखिए ये एनोड की कहानी खत्म, अब कैथोड की बारी है। अब कैथोड पे होगा क्या, कैथोड की बात करें तो हमारे पास वहां पे होगा क्या, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाहर से आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ खास इससे कोई काम तो नहीं होगा, पर इस जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो आपका HCl का है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव के आयंस भी है और Cl नेगेटिव आयंस भी है। यहां से जितनी भी H पॉजिटिव आयंस हैं वो सब माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल की तरफ। और ये जो ब्लैक फॉइल का काम ये है कि उन आयंस को क्या करे, अपने ऊपर एड्सॉर्ब करे। और जब वो एड्सॉर्ब करेगा तो देखिए बाहर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जैसी जैसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे वो H पॉजिटिव आयन, यानी ये जो H पॉजिटिव आयन आपके पास है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। यानी जब वो गेन करेगा तो वो क्या बना देगा, H2 बना देगा। और यहाँ की ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आपको थोड़ी देर बाद यहाँ से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हुए आपको नजर आएंगे। और एक और चीज आपको एक बार बताना चाह रहा हूं, तो देखिए अगर एक H पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है, प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल की तरफ जा रहा है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या एक्सेस में होगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव को भी बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए जो आपने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया था, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर दूसरा आयन क्या है, K पॉजिटिव है, और वो K पॉजिटिव के जितने भी आयन्स आपके पास है वो इस सॉल्यूशन में ट्रांसफर होंगे और वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, KCl बना देंगे। ये बहुत मेजर पार्ट है, सही तरीके से आपने समझना है। रोक रोक के समझे, और जहाँ पे आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको ब्रीफली कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको बता दूंगा। एक और चीज मैंने यहाँ पे इस लेक्चर के साथ एक और काम किया है, इसके ऊपर नोट्स बना के मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वो आप वहां से क्लिक करके वो वहां से याद कर सकते हैं। बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखा है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पे मैंने अपने नंबर भी दिए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब नाउ द नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो कैथोड की बात है, तो कैथोड बेसिकली हमारे पास है, देखिए आपने कहा कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जाएंगे, तो आपने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बना दिए, और वो जो H पॉजिटिव आयंस कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जैसे ये गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट। ये देखिए हमने कहा था कि यार जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपको 0.76 वोल्ट शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है, इन रिएक्शंस की वजह से शो कर रहा है। अब इन रिएक्शन से अगर मैं जिंक की पोटेंशियल फाइंड करना चाहूं तो जिंक की पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो अब यहां पे एक और लाइन आपने लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, अगर ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखना लाजमी होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अभी आपने निकालना है, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड। तो ये इनका एक जनरल फॉर्म है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका था कि सेल की पोटेंशियल कितनी है, 0.76 वोल्ट है, तो आपने यहाँ पे 0.76 वोल्ट लिखा। और कैथोड पे बताएं, हाइड्रोजन है या जिंक है, हाइड्रोजन है, और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो इसकी पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, जीरो लिखा। फिर माइनस हमारे पास क्या रहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड के ऊपर क्या है, जिंक है, तो इसके जगह में आप Zn लिख सकते हैं। अब अगर इस माइनस साइन को इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आपके पास जिंक जो है वो किसके इक्वल आएगा, -0.76 वोल्ट के ऊपर। तो ये पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं किसके, जिंक के। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैसे ड्राइव किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक और बात बताना भूल गया था यार, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी फॉलो करें, ताकि वहां पे भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो शेयरिंग करें अपने दोस्तों के साथ।